फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जो है क्लास 11th के प्रथम शाब्दिक परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। तो हम इस तरह के जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो प्रथम शाब्दिक परीक्षा में पूछा जा सकता है तो उनके लिए हमने टोटल जो है 6 मॉडल सेट तैयार किए हैं। तो आप सभी को हम टोटल 6 मॉडल सेट जो है आप लोगों को पूरा डिस्कस करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे और ये पूरे बायोलॉजी के जो प्रथम शाब्दिक एग्जाम के लिए जो चैप्टर जैक बोर्ड के द्वारा दिया गया है उनके निचोड़ जो है आपके सामने हम पेश करेंगे, जिनके पढ़ने से और आपको ये वीडियो देखने से काफी लाभ मिलेगा, जिनसे आप 40 में 40 अंक जो है आराम से ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। और इससे पहले हम आपको बता दें कि आप लोगों को लगातार पूरा के पूरा 6 मॉडल सेट आपको मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, तो कोशिश रहे आप लोगों का कि जो निरंतर जो हम लगातार जो वीडियो डालते रहे आप सभी वीडियो को देखते रहे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर इनमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मॉडल सेट 1, ठीक है, तो चलिए हम जो इसमें बात करेंगे तो मॉडल सेट 1 का सबसे पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडल सेट 1 का। तो मॉडल सेट 1 में आपको बता दें कि आपका जो एग्जाम में रहेगा वहां पर सवाल जो रहेगा सरकार के अनुसार 40 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करके आपके सामने, तो पहले हम बॉटनी का बात करेंगे फिर जियोलॉजी का बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बॉटनी का बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे जियोलॉजी का। तो हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, तो बॉटनी में आपका मॉडल सेट 1 में जो पहला सवाल है, पहला जो क्वेश्चन है उस पर बात कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल है कि फ्यूकोजैंथीन, सवाल है आपका नंबर 1 में कि फ्यूकोजैंथीन, क्वेश्चन फ्यूकोजैंथीन किस शैवाल में पाया जाता है? सवाल क्या है, फ्यूकोजैंथीन ये सवाल दिया है फ्यूकोजैंथीन किस शैवाल में पाया जाता है? आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए लाल शैवाल, ऑप्शन ए लाल शैवाल, ऑप्शन बी भूरा शैवाल, ऑप्शन सी हरा शैवाल, ऑप्शन डी इन सभी में। ठीक है, तो आपको बता दें जो फ्यूकोजैंथीन जो होते हैं वो रहता है भूरा शैवाल में। कौन से शैवाल में? भूरा शैवाल में। हम बोले आप क्या कि आपको पूछा जाएगा कि फ्यूकोजैंथीन जो है वो किस शैवाल में रहते हैं, तो फ्यूकोजैंथीन रहता है भूरा शैवाल में। कौन शैवाल में? तो भूरा शैवाल में। चलिए, तो आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि स्पायरोगैरा का हरित लवक होता है। स्पायरोगैरा, ध्यान दीजिएगा, सवाल कह रहे हैं कि स्पायरोगैरा जो कि एक सवाल है, कहता है कि स्पायरोगैरा का हरित लवक होता है। स्पायरोगैरा का हरित लवक होता है, किस तरह का होता है? तो ऑप्शन ए प्यालानुमा, ऑप्शन बी गोलाकार, ऑप्शन सी कॉलर नुमा और ऑप्शन डी सर्पिल या सर्पिला। ध्यान दीजिएगा, तो आपको पूछा गया कि स्पायरो जो गैरा होते हैं, स्पायरोगैरा का जो स्पायरोगैरा में जो हरित लवक होते हैं उसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार होता है सर्पिला। कैसा होता है इसका आकार? सर्पिलाकार होती है, या सर्पिल बोलिए या सर्पिलाकार बोलिए, वो इसी तरह होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं इनमें से किसमें
अवस्तंभ जड़ पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, कहते हैं कि इनमें से किसमें अवस्तंभ जड़ बनती हैं या पाए जाते हैं। अवस्तंभ, ठीक है, अवस्तंभ जड़। एक होता है अस्तंभ जड़, ठीक है, एक होता है अस्तंभ जड़, इसी को प्रोप रूट कहते हैं, जो बरगद के पेड़ में होता है। बरगद के पेड़ में ये होता है अस्तंभ जड़, ठीक है। ये अस्तंभ जड़ लाइक मतलब कि देखने में लगेगा क्या कि तो ये अस्तंभ जड़ की तरह, लेकिन वो उस तरह का काम नहीं कर पाते हैं। तो वही कह रहा है कि और अस्तंभ जड़ किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए गन्ना में, ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी सेमल, सॉरी ऑप्शन ए बरगद, ऑप्शन बी मदार, ऑप्शन सी मक्का और ऑप्शन डी बबूल। चलिए ध्यान दीजिए, ये आपको टोटल 4 ऑप्शन दिया गया है। तो किसमें कहा जाता है कि अब अस्तंभ जड़ पाए जाते हैं। बरगद दिया है, मदार दिया है, मक्का दिया, बबूल दिया है। तो इसमें पाया जाएगा किसमें, तो मक्का में। मक्का हो गया, गन्ना हो गया, इन दोनों में अब अस्तंभ जड़ मिलते हैं, अवस्तंभ जड़, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर मक्का यानी गन्ना, ये इसी में अवस्तंभ जड़ पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग लेके चलते हैं 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, वप्रमूल, मतलब एक तरह का ये जड़ होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहते क्या वप्रमूल किसमें पाया जाता है। सवाल है आपका कि वप्रमूल किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी सेमल, ऑप्शन सी नागफनी, ऑप्शन डी राइजोफोरा। तो ध्यान दीजिएगा, वप्रमूल जो होता है वो सेमल में होते हैं, इसमें होते हैं बोले सेमल में। वप्रमूल किसमें होते हैं बोले सेमल में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आप केवल एक बार आप इनको देखते चले जाएंगे, आपका ये क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। जिससे आपको ये याद रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा वो 11 में ज्यादा हार्ड नहीं। हम जितना ये देखिए आपको बता दें कि प्रथम बार जब एग्जाम हुआ था 11 के, उसमें भी टोटल पढ़ाए हुए थे और इन्हीं से जितना मॉडल सेट हम आपको दिए, मतलब उन लोगों को दिए, तो उन्हीं मॉडल सेट से ही क्वेश्चन आया था। हम आपको इनका तैयारी भी करवाएंगे कि जो इनका जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में क्या क्या सवाल पूछा गया, तो उन पर भी बात करेंगे ये पूरे 6 मॉडल सेट खत्म होने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इनमें कौन अजैव पदार्थ है। देखिए 2 तरह, एक होता है जिंदा जिसको जैव कहता है और एक होता है अजैव, मतलब ये मरा हुआ पदार्थ की बात कर रहे हैं। कहते हैं इनमें से कौन अजैव पदार्थ का संचय करता है। कहते हैं इनमें से कौन जो है अजैव पदार्थ का संचय मतलब जमा करते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर का जो ऑप्शन है वो क्या क्या है। ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी इडियोब्लास्ट, ऑप्शन सी फ्रेगमोप्लास्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए तो आपको बता दें क्लोरोप्लास्ट तो अजैव पदार्थ का संचय तो नहीं करता है, फ्रेगमोप्लास्ट भी नहीं करता, इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है। इडियोब्लास्ट, तो ये जो इडियोब्लास्ट है ये जो है अजैव पदार्थ यानी मरे हुए चीजों का क्या करता है, ये स्टोर करता है, मतलब इनको ये जमा करते हैं, ठीक है। तो कौन आ गया वो इडियोब्लास्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। वह कौन सा ऊतक है, सवाल है वह कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है, जिसकी कोशिका जीवित होती है, भित्ति सेलुलोज या पैक्टिन की बनी होती है और कणों पर अल्गिनी स्थूलन मिलते हैं। ध्यान देगा, फिर से क्वेश्चन कहते वो कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है,
भित्ति सेल्यूलोज या पैक्टिन की बनी होती है और कोनों पर अलिग्निन स्थूलन मिलते हैं। तो वो है कॉलेनकाइमा। एक होता है स्क्लेरेनकाइमा, ये तो मृत होती है, लेकिन ये कौन है? कॉलेनकाइमा। तो 6 नंबर का जो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का बात करें हम। कहता है क्या? एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं क्या क्या आते हैं? तो आपको बता दें, एक प्रारूपिक, अगर हम आमतौर पे केवल एक शब्द में बोले तो देखिए कोशिका के अंदर क्या आता है? तो साइटोसोम एवं केंद्रक, है ना? क्या बोले? साइटोसोम एवं केंद्रक। तो 7 का हो जाएगा डी नंबर, साइटोसोम एवं केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्या? माइटोसिस के सबसे ज्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था। कहता है क्या? समसूत्रण जो विभाजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन का सबसे लंबा अवस्था का क्या नाम है? लॉन्गेस्ट फेज का क्या नाम है? तो उसका नाम है प्रोफेज। कौन सा अवस्था है वो? प्रोफेज। तो ये हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? प्रोफेज। प्रोफेज अवस्था जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ये प्रोफेज, जो समसूत्रण विभाजन का सबसे लंबी अवस्था है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 9 का बात करें। आप क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है? याद सुनिएगा। कहते हैं मृदा में पाए जाने वाले जल का अपशोषण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? एक बार फिर से कहते हैं मृदा में पाए जाने वाले जल का अपशोषण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? तो मिट्टी के जो जड़ होते हैं, ये जड़ मिट्टी के अंदर में ऐसे जड़ है, ठीक है, ये जड़। तो इस जड़ से होते हुए बहुत सारे इस तरह पतले पतले रेशे के समान जुड़ा हुआ रहता है। ये पतले पतले इसी को कहते हैं मूल रॉम। क्या कहते हैं? मूल रॉम। इसी को कहते हैं रूट हेयर। ठीक है, इसी के द्वारा जो है जल को ये अवशोषित करते हैं। जल को क्या करते हैं? अवशोषित। तो पौधे में जो मूलरॉम होता है यही सर्वप्रथम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। वही सवाल आपको किया गया है कि मृदा में पाए जाने वाले जल का अवशोषण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? तो मूलरॉम के द्वारा। किसके द्वारा? मूलरॉम। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मूलरॉम। इसी को रूट हेयर करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहते हैं कि विसरण की, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 में, विसरण की जिस विधि द्वारा जल जड़ों में प्रवेश करता है उसे कहते हैं, फिर से कहते हैं क्या कि विसरण की जिस विधि द्वारा जल जड़ों में प्रवेश करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे कहते हैं निष्क्रिय अवशोषण। क्या कहते हैं उसे? निष्क्रिय अवशोषण। 10 का डी नंबर होगा और वो क्या हो जाएगा? निष्क्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का बात करें, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता पौधों को पोषक तत्वों की आपूर्ति मुख्यतः कहां से होती है? फिर से कहता है कि 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पौधों को पोषक तत्वों की आपूर्ति मुख्य रूप से कहां से होती है? तो वो मिट्टी से होती है। कहां से होती है? मिट्टी से। तो पौधों के जो मुख्य पोषक तत्व जो प्राप्त होते हैं वो कहां से होते हैं? मिट्टी से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिट्टी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 का बात करें जरा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि क्रेब्स चक्र के अंतिम में बनता है। क्रेब्स चक्र में अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो क्रेब्स चक्र के अंतिम उत्पाद के रूप में CO2 प्लस H2O बनता है। CO2 प्लस H2O। तो यह ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनका सी आंसर 12। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? साइटोक्रोम है। तो साइटोक्रोम जो है ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। ये क्या करता है? साइटोक्रोम। वही सवाल कह रहा है कि साइटोक्रोम है। तो साइटोक्रोम क्या है? तो क्या बोले? तो साइटोक्रोम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं ये। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहां से मुक्त होती है?
पौधा में जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो उसमें ऑक्सीजन कहां से मुक्त होता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन, सॉरी जल से। कहां से होता है? जल से। कहते प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन जो मुक्त होता है वो कहां से? तो जल से। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है। 14 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? जल से। कहां से हो जाएगा? बोले जल से। क्वेश्चन नंबर 15 जरा बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि जल विघटन किससे संबंधित है? एक बार फिर से कहते हैं कि जल विघटन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए क्यूनॉन से, ऑप्शन बी कैट बी से, सी ऑप्शन सी में प्रकाश तंत्र 1 से और डी नंबर प्रकाश तंत्र 2। याद रखिएगा प्रकाश तंत्र 2 से। जल विघटन किससे संबंधित है? तो डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश तंत्र 2 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहे हैं? ध्यान दीजिए। कहते हैं ऑक्सीजन का अत्यधिक निर्माण होते हैं। ऑक्सीजन का निर्माण कहां पर होता है? याद रखिएगा कि पौधे के शीर्ष वाले भाग पर, जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, बीजोतक ऊतक होते हैं। वही कहते हैं कि इन सवाल है कि ऑक्सीजन का अत्यधिक निर्माण होता है कहां पर होता है? तो फ्रो में विभिजोतिक क्षेत्र में, उसी को बोले विभिजोतक ऊतक, उसी को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। तो ऐसे वाले क्षेत्र में। तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। हाँ, फ्रो विभिजोतिकी क्षेत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि इनमें किनके प्रयोग से आनुवांशिकता बौने पौधे को लंबा बनाया जा सकता है? कहता है कि इनमें से किनके प्रयोग से, कहता है कि पौधे को लंबा करने के लिए किनका उपयोग किया जाता है? तो आपको बता दें पौधे को लंबा करने के लिए पादप हार्मोन में ही शामिल है। तो पौधे को लंबा करने के लिए जिबरेलिन हार्मोन का आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा कौन सा हार्मोन? जिबरेलिन। इससे लंबा होगा पौधा। जैसे मानव में वृद्धि हार्मोन चाहिए लंबा होने के लिए, लेकिन पौधा को लंबा होने के लिए जिबरेलिन की आवश्यकता होती है। तो इसका बी नंबर हो जाएगा जिबरेलिन। क्वेश्चन नंबर 18 कहते क्या शिखाग्र प्रभाविता डाइस द्वारा होती है? कहते हैं कि शिखाग्र में प्रभाविता मतलब ये जो ग्रोथ करने लगता है वो किसके द्वारा? तो ऑक्सीजन हार्मोन के द्वारा। तो 18 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऑक्सीन बोलिए या ऑक्सीन बोलिए? ऑक्सीन हो जाएगा 18 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या होती है? सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या होती है? सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम तो हेलियांथस एनुअस। ध्यान दीजिएगा इसका वैज्ञानिक नाम होता है हेलियांथस एनुअस। 19 का ए नंबर होगा इसका ऑप्शन नंबर हेलियांथस एनुअस। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 मतलब मटर के बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है? 20 नंबर कहते हैं कि मटर के जो बीज होते हैं इसमें कितना बीज पत्र होता है? तो मटर में जब दाल को खोलिएगा तो इससे 2 दाल निकलेगा। इस तरह करके 2 दाल निकलेगा मटर से, है ना। इसी दाल को कहते हैं बीज पत्र। तो मटर में कितना रहता है? 2 रहता है। मटर में, चना में, अरहर में, किसानी सब में 2। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो जाएगा बी नंबर। कितना होगा? तो बीज पत्र कितना होगा? 2। बीज पत्र कितना होगा? 2। तो 20 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए तो आपका जो मॉडल शीट 1 था उनका बॉटनी कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है। तो बॉटनी कंप्लीट हो गया है। अब ले चलते आपको इसके जूलॉजी के तरफ में। तो आपका बॉटनी कंप्लीट हो गया है। तो मॉडल शीट 1 का बॉटनी कंप्लीट हो गया। अब बात कर रहे हैं इसका जूलॉजी का। जो भी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बस केवल आप एक बार इनको देख लीजिए, बस एक बार केवल वीडियो को देख लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अपने आप उनको मारते चले जाइएगा। केवल एक बार इनको देख लीजिए। ठीक है। चलिए
जूलॉजी। चलिए जूलॉजी में पहला सवाल क्या है उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि उभयचरियों की संख्या ज्यादा है। कहते तो उभयचर, उसी को एम्फीबिया कहते हैं। एम्फीबिया सबसे ज्यादा किधर पाया जाता है? तो एम्फीबिया सबसे ज्यादा पश्चिमी घाट में मिलते हैं। कहाँ मिलता है? पश्चिमी घाट में। तो एक नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा जो है एम्फीबिया मिलता है, उभयचर मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि जाति वृत्त किससे संबंधित है? सीधी सी बात है, कहता है कि जाति, सवाल है कि जाति वृत्त किससे संबंधित? जाति वृत्त किससे संबंधित? तो विकासशील, या तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं विकसित से, या विकासीय वर्गीकरण से। तो बी नंबर, इसका भी ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? विकासीय वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या? 3 नंबर में निम्नलिखित में किस संघ के सभी जंतु समुद्र में, ऐसा कौन सा संघ है जिसका सभी जीव समुद्र में पाया जाता है? और वो है इकाइनोडर्मेटा। वो कौन है? इकाइनोडर्मेटा। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, और वो ऑप्शन हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा इनका ऑप्शन है। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं? खंडित शरीर और नेफ्रिडिया पाया जाता है। सवाल क्या कह रहा है कि खंडित शरीर और नेफ्रिडिया पाया जाता है। तो खंडित शरीर और नेफ्रिडिया जो मिलता है वो केचुआ में। और केचुआ किस संघ के जंतु है? तो एनिलिडा। कौन संघ के जंतु है? तो ये एनिलिडा का है। इस तरह के जो रिंग होते हैं, है ना, इस तरह के गोल गोल ऐसे, इस तरह के जो रिंग होते हैं, इस तरह का रिंग जो होते हैं उसी का बात कर रहे हैं। ऐसे 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 रिंग है, और इसमें जो लैट्रिन करेगा उसी का नाम है नेफ्रिडिया। तो किसमें होता है? तो ऑप्शन आपको पोरिफेरा में, एनिलिडा में, इरिडिया में, इकाइनोडर्मेटा में। तो एनिलिडा में होगा। ऑप्शन में बी नंबर होगा, एनिलिडा। एनिलिडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या? इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है। एक बार फिर से कहता है क्या? इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है। तो हृदय में, किसमें पाया जाता है? हृदय पेशी में। तो 5 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी, और वो कम होता है हृदय पेशी में। हृदय पेशी में। क्वेश्चन नंबर 6, अगला क्वेश्चन कहता है कि गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता। आपको बताया भी थे पढ़ाते समय में कि गोल्जी बॉडी जो है वो आरबीसी में, तो किनके आरबीसी में? स्तनधारी। तो बोले थे कि स्तनधारी के आरबीसी में नहीं पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो स्तनी की लाल रूढ़ी कण में उसका आरबीसी करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर में कहते हैं कि 2000 शुक्राणुओं के बनने के लिए कितनी बार, 2000 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस विभाजन का प्रयोजन होगा? मतलब कहते हैं 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार अर्धसूत्रण विभाजन होती है? आपको एक बार बता दें, एक बार अगर अर्धसूत्रण विभाजन होती है, एक बार अगर अर्धसूत्रण विभाजन होती है तो 4 को, कितना बोले? 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। कितना शुक्राणु का? 4। तो वही आपको पूछा जा रहा है कि 200 शुक्राणु को बनने के लिए कितना होगा? तो 200 अब बटे कितना होता है? 4 लगा दीजिए, कितना हो जाएगा? 50। 2 से 5 बार में ये 0, 50। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, और वो होगा 50। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 बात करें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि ग्लाइकोजेन पॉलीमर है। ग्लाइकोजेन पॉलीमर क्या है? तो ग्लूकोज है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्लूकोज। ग्लूकोज ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड क्या है? ऑप्शन ए में दिया राइबोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी फ्रुक्टोज, क्वेश्चन डी गिल्डिलहाइड। ठीक है, तो आपको बता दें इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रुक्टोज। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मनुष्य में मुख्य गुहा के बाद होती है। हमारे मुख्य गुहा के बाद क्या मिलता है? तो याद रखिए ग्रसनी, ग्रास नलिका नहीं, ग्रसनी। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ग्रसनी।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 का बात करें। 11 में क्या कहते हैं, जजुनम किसका अंग है। सबसे पहले तो हम लोग बात कर रहे हैं छोटी आंत का, ठीक है। तो जजुनम किसकी अंग है, तो जजुनम जो अंग है वो छोटी आंत का है। तो 11 नंबर का जो है वो डी नंबर हो जाएगा। 11 का डी हो जाएगा छोटी आंत, ठीक है। तो जजुनम किसका अंग है, छोटी आंत का। 12 क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहते हैं, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसी को कहा जाता है श्वासोच्छ्वास, है ना। मतलब श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को, ऐसे श्वास लेने और क्रिया को हम लोग जैसे शोषण की क्रिया, शोषण ऐसे नहीं, शोषण मतलब होता है, शोषण का मतलब है ग्लूकोज का टूट कर ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया शोषण का, ठीक है। तो हम लोग जो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं उसी को कहते हैं श्वासोच्छ्वास, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, वो हो जाएगा श्वासोच्छ्वास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अलिंद में खुलती है, अलिंद में क्या खुलती है, तो बोले कि अलिंद में खुलती है 2 अर्धमहाशिरा, 2 अर्धमहाशिरा एवं 1 अधोमहाशिरा। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 अर्धमहाशिरा एवं 1 अधोमहाशिरा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं कि सीरम स्रावित होती है। सीरम कहां से स्रावित होती है, तो याद रखिएगा वसा ग्रंथि से। तो 14 का हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा वसा ग्रंथि, वसा ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है क्या, सिलिया किसका प्रचलन, सिलिया किसमें मिलता है, तो आपको बता दें अमीबा एक होता है, उन्हीं के फैमिली के अंतर्गत ये जो प्रोटोजोआ के अंदर आता है अमीबा, उसी के में आता है पैरामीशियम, ठीक है। तो पैरामीशियम जो होते हैं, तो पैरामीशियम का आकार इस चप्पल के स्लीपर से होता है, मतलब चप्पल के आकार का होता है, चप्पल से होता है, ठीक है, स्लीपर से, और उसको इस तरह से इसमें लगा हुआ रहता है, ऐसे पता ये जो मतलब लगा हुआ रहता है, ये चलने में मदद करता है, इसी का नाम है सिलिया, ठीक है। तो सिलिया किसमें मिलता है, तो पैरामीशियम में। इसका जो ऑप्शन हो जाएंगे वो 15 का सी नंबर हो जाएगा, 15 का सी पैरामीशियम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहते हैं, अंतःकर्ण भरा रहता है, अंतःकर्ण भरा रहता है, तो ये अंतःलसिका से। तो 16 का जो है 16 का बी नंबर होगा, ये अंतःलसिका, अंतःलसिका से भरा हुआ रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो एड्रिनल, एड्रिनल 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहते हैं कि कुछ महिलाओं के चेहरों पर बाल होने का कारण है, कुछ महिलाओं के चेहरे पर बाल आ जाते हैं ना, जैसे मोच की तरह लगता है, लेकिन उसको मोच होता नहीं, तो वो हार्मोन के कारण होता है। 18 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 19 का। 19 नंबर में क्या कहते हैं, कोहनी का जोड़ किसका उदाहरण है, ये जो कोहनी का जो जोड़ है किसका है, तो ये कोहनी किसका जोड़ है, तो बोलेंगे हिंज जोड़ का, हिंज संधि है। तो 19 नंबर का जो है ऑप्शन हो जाएगा बी, हिंज संधि। आप ये जो जोड़ बोल सकते हैं, जोड़ एक ही चीज है, ठीक है। 20 नंबर में क्वेश्चन कहता है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है,
तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। क्या है, कौन सा भाग है, सेरेब्रम। तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, सेरेब्रम। ठीक है, मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जल संवहन प्रणाली निम्नलिखित में से किसका गुण है। तो आपको बता दें इकाइनोडर्मेटा जो होता है उसका शरीर में जल संवहन ये उनका गुण है। ठीक है, तो जल संवहन प्रणाली निम्नलिखित में से किसका होता है, इकाइनोडर्मेटा का। तो 21 नंबर का सी नंबर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, लार का पीएच मान कितना होता है, लार का पीएच मान 6.8। ठीक है, ये इसका पीएच मान है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए नंबर 6.8। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है वसा का साधारण रूप क्या है। वसा का साधारण रूप क्या, तो वाष्य अम्ल। वसा का साधारण रूप क्या, वाष्य अम्ल। तो 23 का हो जाएगा सी नंबर, वाष्य अम्ल। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, कहता है डीएनए आरएनए, डीएनए जो है वो आरएनए के किसके कारण भिन्न है। डीएनए जो होता है वो आरएनए से किसके कारण भिन्न होता है। तो थोड़ा सा आपको हम बता दें तब आपका क्लियर होगा। डीएनए में एडेनिन मिलता है, इसी को शॉर्ट में ए कहते हैं, इसको थायमिन मिलता है, इसी को शॉर्ट में इसी को क्या कहते हैं, साइटोसिन मिलता है, इसी को सी, और आखिरकार में गुआनिन मिलता है, जिसको जी कहते हैं। ठीक है, ये डीएनए का। अब आरएनए का थोड़ा बता दें। आरएनए में जो बेस मिलते हैं, क्षार मिलते हैं, एडेनिन तो मिलता ही है, लेकिन ये जो थायमिन है, थायमिन की जगह इसमें यूरासिल मिलता है, इसे यू से सूचित करता है। ठीक है, तीसरा वही मिलेगा साइटोसिन, जिसको सी कहते हैं, और गुआनिन वही मिलेगा, लेकिन बस ये यूरासिल और यहाँ थायमिन इसी दोनों। तो वही कहते हैं डीएनए आरएनए के किनके कारण भिन्न होते हैं, है ना। तो ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है एडेनिन, ऑप्शन बी में थायमिन, ऑप्शन सी में साइटोसिन, ऑप्शन डी में गुआनिन। तो डीएनए में चूंकि थायमिन होता है, थायमिन आरएनए में होता नहीं, इसी कारण से भिन्न होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 24 नंबर का बी। तो 24 नंबर का बी हो जाएगा आंसर, वो क्या होगा, थायमिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या होता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। सवाल है प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में, छोटी आंत में। इसका ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, तो आपका बॉटनी के जो क्वेश्चन वो भी सॉल्व कर दिए, जूलॉजी के जो क्वेश्चन वो भी सॉल्व कर दिए। आशा करते आप लोगों को पसंद होगा। आप केवल एक बार इनको रिपीट कर लीजिए, देख लीजिए। आप आशा करते आपके एग्जाम जो बोर्ड में जो आएगा उसमें आप आराम से उसमें टिक मार पाइएगा। थोड़ा मेहनत भी कर लीजिए, खासकर अपने बच्चों से बोलेंगे कि आप लोग जो है उनको 1-2 बार उनको तैयारी कर लीजिएगा, जिनसे वो कॉन्सेप्ट और एक बार इनको देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे